हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 74 से आगे देखेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइक करना ना भूलें। आर्टिकल 74 और 75 ये डिफाइन करता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि इसमें शासन के दो प्रमुख होते हैं। ठीक है, एक वास्तविक प्रमुख होता है, और एक संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होता है। दैट मीन्स कि संविधान में जिसकी प्रमुखता का वर्णन है वो संवैधानिक प्रमुख है। जैसे संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं, लेकिन असल में राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, तो इसे ही आर्टिकल 74 और 75 में अच्छे से बताया गया है। आर्टिकल 74 ये बताता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग कौन करेंगे, मंत्री करने के लिए मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री होंगे। और आर्टिकल 75 उन्हीं की नियुक्ति और बाकी चीजों का वर्णन करता है। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में बहुत ही याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिसके नाम से संघ का शासन चलता है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या होते हैं, प्रधानमंत्री शासन के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, साथ ही साथ शक्तियों का वास्तविक प्रयोग भी वही करते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, आर्टिकल 75(1) राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है और राष्ट्रपति संसदीय शासन व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। जरूरी है कि बहुमत प्राप्त दल जो जिसे भी अपना नेता नियुक्त करती है उसे ही राष्ट्रपति, जिसे भी अपना नेता चुनती है, ठीक है, उसे ही राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। आर्टिकल 75(1) प्रधानमंत्री के बारे में बताता है, 75(2) ये मंत्री परिषद के बारे में बताता है। ठीक है, और स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में क्या होती है, राष्ट्रपति जी अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विवेक के साथ ही वो किसी भी बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। बाध्यता होती है कि 1 माह के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लोकसभा में अपना मत हासिल करना पड़ेगा, मतलब विश्वास, संसद में अपना विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। विश्वास प्रस्ताव देंगे जिसमें सब जितने लोग भी सहमत होंगे विश्वास प्रस्ताव पारित करेंगे। ठीक है, मिलके, और वो विश्वास मत अगर हासिल हो जाता है तभी वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने में क्या होते हैं कि हमेशा संसदीय शासन व्यवस्था में लोकसभा और राज्यसभा दो, संसद के तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा भारत में ऐसी व्यवस्था है कि कहीं से भी क्या हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में ये बताया था कि भारत में लोकसभा या राज्यसभा से कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, और अगर वो सदस्य ना भी हो तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। याद रखना है, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है वो तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बस शर्त क्या है कि शर्त यह है कि 6 माह के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। याद रखना है अच्छे से कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, यानी एमपी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है, वो तब भी प्रधानमंत्री बनने के योग्य है या फिर कोई भी मंत्री बनने के योग्य है। लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा कहीं की भी सदस्यता लेनी पड़ती है। और संविधान के अनुसार क्या होता है, प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी से भी चुने जा सकते हैं। ठीक है, परंतु क्या होता है कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत परंपराओं की बात करें तो उसे लोकसभा से ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री को पूरे देश के लिए आवाज बननी होती है। ठीक है, पूरे देश के लिए आवाज बननी होती है। और राज्यसभा में सभी लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, मतलब किसी के लिए जनता ने प्रत्यक्ष वोट दिया ही नहीं है तो वो कैसे उनकी बात मानेंगे। इसीलिए लोकसभा में जनता क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, अपना नेता स्वयं चुनती है। तो इसे ही माना गया है कि व्यवहारतः उसे लोकसभा से ही आना चाहिए। अभी तक 2 ही ऐसे देखिए, वे प्रधानमंत्री कुछ प्रधानमंत्री अभी तक ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन,
मतलब इंदिरा गांधी बनी थी 1966 में, तब वो कहाँ राज्यसभा की मेंबर थी। फिर एच.डी. देवेगौड़ा बने थे, वो भी 1996 में बने थे, तो ये भी कहाँ से थे, राज्यसभा से थे। और वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2004 से 2009 के बीच में रहे, मतलब 2004-2009 से 14 तक जिन्होंने अपना कार्यकाल निभाया। 2004 से 2009 का पहला कार्यकाल रहा उनका, फिर 2009 से 2014 का दूसरा कार्यकाल रहा। ठीक है, तो ये 2004 से 9, फिर 9 से 14 तक। ठीक है, फिर 2014 से अभी तक यानी 2025 तक लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। तो इनका जो राज्य कार्यकाल रहा, ये भी कहां से थे, ये राज्यसभा के ही सदस्य रहे। ठीक है, इंदिरा गांधी भी 1966 में जब चुन के आई थी, तब ये भी राज्यसभा की सदस्य थी, आरएस मेंबर थी। और एच.डी. देवेगौड़ा 1996 में आए थे, ये भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। तो तीन ही अब तक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो क्या से थे, राज्यसभा से थे। ठीक है, लोकसभा से नहीं थे। आगे देखते हैं। और जहां पे ब्रिटेन की अगर हम बात करें, तो ब्रिटेन में भी क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन वहां पे जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं हमेशा हाउस ऑफ कॉमन्स से ही होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि हमारा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां पे भी दो सदनें होती हैं, दो सदनें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है और लोकसभा है, वैसे ही वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि उच्च सदन, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो निम्न सदन के रूप में बना हुआ है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री की शपथ देख लेते हैं। शपथ किसकी लेते हैं, वो शपथ लेते हैं वो पद और गोपनीयता की। सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी द्वारा शपथ दिलवाया जाता है, जहां पर एक तरफ भारत के संविधान के प्रति वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं, वहीं पर क्या करते हैं, मतलब जो ये शपथ है ना, सबके लिए कॉमन रहते हैं। संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, किसी भी पक्षपात या द्वेष आदि के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करने का वचन देते हैं। ठीक है, और पदावधि कितनी होती है, पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। याद रखना है, प्रधानमंत्री की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कभी भी निकाल दिए, मतलब राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री को नहीं निकाल सकते जब तक कि उनकी सरकार न गिर गई हो। ठीक है, या फिर उन्होंने अपना विश्वास न खो दिया हो। प्रधानमंत्री को मतलब तभी कर सकते हैं, क्या हो, या तो उनकी सरकार गिर गई हो, लोकसभा में अपना बहुमत खो दें। लोकसभा में अपना बहुमत खोने का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है, पारित हो जाता है, तो लोकसभा में वो अपना बहुमत खो देते हैं। इसी कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को उनके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी का सामान्य कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, हम सभी को पता है। एक सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और फिर वो तो कभी भी अपना चाहे तो त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन त्याग पत्र देते ही पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। याद रखना है, अगर जैसे प्रधानमंत्री अगर अपना किसी भी कारण से त्याग पत्र दे देते हैं, तो जितने भी मंत्री हैं सभी निरस्त माने जाएंगे। ठीक है, सभी बर्खास्त माने जाएंगे। और प्रधानमंत्री का अगर निधन हो जाता है तो भी यही कंडीशन आता है, पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। और जैसे कोई प्रधानमंत्री क्या होते हैं, ऊपर में है। ठीक है, सबको, जितने भी मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, या फिर रेलवे, जो भी मंत्री हो रहते हैं, कृषि मंत्री, सारे वो प्रधानमंत्री जी की मृत्यु या निधन हुई या उन्होंने क्या किया, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, तो सभी क्या हो जाएंगे, निरस्त माने जाएंगे, बर्खास्त माने जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर किसी एक मंत्री की मृत्यु हो जाती है या फिर मंत्री अपना रेजिग्नेशन देते हैं, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं आता है। याद रखना है, इस चीज को कूट में पूछ लेता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में कूट में पूछ लेता है। इन्हीं सब बातों को आप क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्यतः प्रधानमंत्री के नाम, मतलब प्रधानमंत्री को वही वेतन भत्ते मिलते हैं जो एक संसद के सदस्य को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए कोई वेतन भत्ते नहीं दिए जाते हैं। इसके अलावा जो भी उनके मतलब काम के थ्रू जो भी होने वाले व्यय हैं, ठीक है, व्यय विषयक या फिर यात्रा भत्ता, ये सब कुछ सुविधाएं मिलती हैं। याद रखना है, स्वास्थ्य विषयक भत्ता सुविधाएं सारी मिलती हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य।
ठीक है। सबको अगर आप इस क्लास को 1 से 2 बार कर लें, क्योंकि कम ही समय का होगा, 20 से 30 मिनट के बीच का ये क्लास होगा या फिर 20 मिनट आसपास का ये क्लास होगा, तो आप 1 से 2 बार कर लें, तो मैं चीजें ज्यादा रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या होंगे, 1 से अगर 2 बार कर लेते हैं ना, तो फिर आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। तो भारत में क्या होते हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं होता है, राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। और इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है। इसीलिए व्यवहारिक साथ में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की ही शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख शक्तियां एवं कार्य। जैसे मंत्री परिषद के संदर्भ में क्या करते हैं, प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होते हैं, परंतु वह अपने समकक्ष मंत्रियों से प्रधान होते हैं, ठीक है। मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करते हैं, उनके कार्यों की प्रगति को भी देखते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उचित दिशा निर्देश देते हैं। हमने क्या पढ़ा, एक मंत्री होते हैं लेकिन अपने समकक्ष मंत्रियों से प्रधान होते हैं। मंत्रालय आवंटित करने का काम है उनका, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना उनका काम है और उचित दिशा निर्देश देना। साथ ही साथ किसी भी प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं प्रधानमंत्री, स्वयं त्याग पत्र देकर पूरे मंत्री परिषद को भी बर्खास्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद को मिलाकर नीति निर्धारक की अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। अब राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या उनके कर्तव्य होते हैं, जैसे संघ के प्रशासन में क्या होते हैं और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करते हैं। मतलब जो भी राष्ट्रपति सूचनाएं मांगते हैं वो उनको देना प्रधानमंत्री का प्रमुख काम है, ठीक है। काम है प्रधानमंत्री उनको सभी सूचनाएं क्या करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। ऐसा कोई विषय जिसमें किसी मंत्री ने विनिश्चय किया हो, विनिश्चय कर दिया किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षा अनुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सामने रखेंगे। मतलब कोई मंत्री अगर कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, और मतलब मंत्री परिषद को अभी तक इसके बारे में मतलब मंत्री परिषद के सामने यह प्रस्ताव नहीं रखा गया है, तो अगर राष्ट्रपति जी बोलेंगे कि ये विषय पूरे मंत्री परिषद के सामने रखा जाना चाहिए, तो क्या होगा, उस प्रधानमंत्री जी ये विषय को पूरे मंत्री परिषद के सामने रखेंगे। और प्रधानमंत्री क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाते हैं, जैसे महान्यायवादी, सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य। याद रखना किसकी किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा होती है, तो महान्यायवादी की होती है, अटॉर्नी जनरल की होती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हम जिसको कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन और जितने भी उसके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति, और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं संसद के संदर्भ में उनके क्या होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, लोकसभा के नेता होते हैं, याद रखना है। राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने, सत्र अवसान करने के परामर्श देते हैं। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है, ठीक है। विघटन की सिफारिश की जा सकती है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं तथा विपक्ष द्वारा उचित दिशा निर्देश जो वह ठीक समझे उसको शामिल करने का भी प्रयास करते हैं। अब देखते हैं अन्य शक्ति एवं कार्य। लोकसभा में वह विपक्षी दलों की बातों की सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की नीति को अपनाता है। मतलब लोकसभा में अगर वो हैं और विपक्षी दल कुछ बोल रही है कि आपकी मतलब जो जनता है वो इस नीति से खुश नहीं है या मतलब कुछ आपसे कहना चाह रही है, तो फिर वो क्या करते हैं, विपक्षों की भी बात सुनकर उनकी इच्छाओं के अनुरूप मतलब जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना है नीति आयोग जिसका पुराना नाम योजना आयोग था, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री की, ठीक है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ साथ जितने भी राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ जहां केंद्र सरकार के मुखिया होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र की विदेश नीति को भी मूर्त रूप देते हैं। मतलब जैसे हमने भी देखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, विदेशी यात्रा करते हैं, तो यात्रा वो राष्ट्रपति जी की तरफ से ही करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, विदेशों से अपने संबंध सुदृढ़ करते हैं।
आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन के सर्वे सर्वा भी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, याद रखना है, आपदा प्रबंधन के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम देखते हैं शुरू से लेकर आज तक के सभी प्रधानमंत्री जी। याद रखना है, इस चीज को क्रम पूछ लेता है। ठीक है, सबसे पहले 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे, तो आजाद असल में भारत नहीं हुआ था तब। ठीक है, तब वो कंडीशन था कि कोई कानून ही नहीं है भारत में। तब एक ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था जो कमान को संभाले, पकड़े और जितने भी देशी एकीकरण है सबको करे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्हें सबने वही भूमिका तब निभाई थी। तो 1947 में जब गवर्नर जनरल का शासन खत्म हुआ, तब उसके बाद भारत में पहले प्रधानमंत्री के रूप में, यानी आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। ठीक है, फिर उसके बाद पहले आम चुनाव तो 1952 में हुए थे, तो इन्होंने 1947 से लेकर 1952 तक मतलब ये कार्यकाल निभाया। फिर उसके बाद 52 से 57 इनका दूसरा कार्यकाल था और 57 से फिर बने रहे। फिर 1964 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। फिर गुलजारी लाल नंदा आए, अस्थायी राष्ट्रपति, अस्थायी प्रधानमंत्री के रूप में, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा एक बार और आएंगे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा फिर 27 मई से 9 जून तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को 1964 टू 66 के लिए प्रधानमंत्री चुना गया था और ये 66 में गए थे ताशकंद। ठीक है, ताशकंद याद रखना है। ताशकंद कहाँ है, अफगानिस्तान में आज। तो ताशकंद गए हुए थे, ताशकंद समझौता हुआ था और वहीं पे इनकी रहस्यमय रूप से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर अचानक से 1966 में अचानक से मृत्यु हो गई, तो फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ी थी। तो एक बार गुलजारी लाल नंदा फिर से आए। ठीक है, जब लाल बहादुर शास्त्री 1964 टू 1966 रहे, ताशकंद समझौता हुआ था इनके टाइम में। याद रखना है, गुलजारी लाल नंदा फिर से आए थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। फिर ये 11 जनवरी से 24 जनवरी तक कुल 13 दिनों के लिए फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, इसी बीच किनको, इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर ये 1966 टू 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। फिर उसके बाद मोरारजी, इसी बीच में क्या हुआ, कांग्रेस 2 दलों में टूट गया था। ठीक है, कांग्रेस 2 दलों में टूट गया था, याद रखना है। फिर ये मोरारजी देसाई इन्हीं के बाद यानी 1977 टू 79 2 सालों के लिए फिर से बने थे। ठीक है, फिर 69 से 80 तक चौधरी चरण सिंह रहे। अब 80 के बाद फिर से एक बार इंदिरा गांधी जी की सरकार आई थी। याद रखना है, 80 से 84 तक एक सरकार थी, वो मजबूत सरकार थी। और 84 में क्या हुआ, इनका निधन हो गया था। इन्हीं के 2 गार्ड थे, होमगार्ड। जब 1980 से 84 के बीच इन्होंने क्या किया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। ठीक है, जो गोल्डन टेम्पल है हरमिंदर साहिब अमृतसर, यहाँ पे इन्होंने सेना घुसवा दी थी। तो इसी से शायद सिख समुदाय इनसे टूटा हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं के 2 गार्ड थे, 2 सरदार गार्ड थे, सिख गार्ड, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। इन्होंने ही क्या किया था, इनको गोली मारकर इनकी हत्या की थी। ठीक है, राजीव गांधी, फिर जब इनको इलाज के लिए एम्स ले जाया गया, तो 8वें फ्लोर में वहां पे क्या चल रहा था, इंदिरा गांधी जी का इलाज हो रहा था। और 7वें फ्लोर में पूरी मंत्री परिषद बैठी हुई थी कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो भारत की कमान कौन संभालेगा। उसी 7वें फ्लोर में, एम्स दिल्ली के 7वें फ्लोर में क्या हुआ था, राजीव गांधी जी को इंदिरा गांधी जी के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री बनाया गया था 1984 टू 89 में इनकी भी क्या हुई थी, बॉम्ब ब्लास्ट में इनका भी निधन हो गया था। फिर 89 से 90 तक वीपी सिंह रहे। राजीव गांधी जी के बाद कोई एक स्थायी कार्यकाल किसी का नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए 1991 तक, क्योंकि तब वित्तीय संकट आ रहा था भारत में। ठीक है, अब इतनी अस्थिरता आ जाती है कि वित्तीय संकट आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वीपी सिंह बनते हैं 1989 टू 90 के लिए। फिर इसी बीच में एक साल के अंदर ही 1990 से 91 के लिए चंद्रशेखर बनते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ही क्या करते हैं, औद्योगिक नीति लाते हैं। ठीक है, औद्योगिक नीति लाते हैं जिसमें क्या माना जाता है, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है,
इसके बाद ही वित्त की क्या होती है, समस्या का हल होता है भारत में। इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव अपना कार्यकाल पूरा करते हैं 1991 टू 1996। इसी बीच में पंचायती राज व्यवस्था भी लाया गया है, याद रखना है। फिर 1996 में एक बार 15 दिनों के लिए, लगभग 15 दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा की सरकार बनती है। ठीक है, भाजपा की सरकार बनती है, मात्र 15 दिनों में ही गिर गई थी सरकार। ठीक है, लेकिन बनी थी। फिर उसके बाद एच डी देवेगौड़ा 1996 टू 97 के लिए, यानी 1996 से 97 के लिए एच डी देवेगौड़ा बनते हैं। फिर इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल रहता है 1997 टू 1998। अटल बिहारी वाजपेयी उसके बाद आते हैं 1998 से 2004 तक, एक मजबूत कार्यकाल के रूप में, एक मजबूत प्रधानमंत्री और एक मजबूत कार्यकाल को निभाने के लिए फिर से वापस आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 1998 से 2004। इसी बीच भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था। परमाणु परीक्षण हुआ था। जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो दो प्रमुख लोग, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक अबुल कलाम आजाद, एक साथ एक पद पर थे। ठीक है, फिर आते हैं 2004 से 14 के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 2014 से अब तक के लिए नरेंद्र मोदी जी। जितना भी मैंने बोला है प्रधानमंत्री के बारे में, इनका क्रम आप देख लीजिएगा। मैंने कनेक्ट करके समझाने की पूरी कोशिश, मतलब पूरा समझाया हुआ है इसमें। आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कुछ ऐसे प्रधानमंत्री देखते हैं जो किसी न किसी प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आता है मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई कब आए थे? तो इंदिरा गांधी जी के बाद आए थे। ठीक है, 1997 से 78, मतलब 1977 में बने थे ये प्रधानमंत्री। ठीक है, 1977 में बने थे ये। इससे पहले बंबई राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार। ठीक है, अविभाजित उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में था तब। ठीक है, तो अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके 2 बार। इसी प्रकार वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एच डी देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।